नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। लेकिन दोस्तों, आज बात करते हैं हम इस सारी के अधूरे कानून की। एक ऐसी प्लानिंग अथॉरिटी जहाँ पे कानून अधूरा बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं उनको आने वाले समय में बहुत सारी तकलीफें होने वाली है। डिपार्टमेंट इस चीज़ पे विचार नहीं कर रहा है, ना सरकार विचार कर रही है। क्योंकि मैंने पहले से कहा है कि यहाँ पे जो कानून बनाए जाते हैं वो जो बिल्डर के पक्ष में है उस कानून को रखा जाता है, और जो झोपड़ी धारकों के पक्ष का कानून है, जो झोपड़ी धारक के पक्ष में आता है, उसको निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही मामला प्रकाश में आया है। कल मेरी एक हेयरिंग थी आरटीआई की फर्स्ट अपील की। मैटर है मालाड का जय अम्बे एसआरए सोसाइटी का, जहां पे डेवलपर ने बिल्डिंग बना दी है। तकरीबन 18-20 फ्लोर की बिल्डिंग है। सेल बिल्डिंग भी बनी है, रिहैब भी बनी है, और वहाँ पे बिल्डिंग को अभी तक ओसी नहीं है। लेकिन पिछले 6 साल से बिल्डर ने सब लोगों को ऑक्यूपाई कर दिया है। उसमें रिहैब बिल्डिंग को भी ऑक्यूपाई कर दिया है, सेल को भी ऑक्यूपाई कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी चूंचा नहीं हो रही है। वहाँ के कुछ लोग हमारे पास आए थे, हमने उनको बताया कि भाई क्या करना है। उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट फाइल करने का एक आरटीआई पुटअप किया कि भाई आपने इसके ऊपर क्या एक्शंस लिए, वो हमें बताइए। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर निकाला डेवलपर को, और एक लेटर निकाला मतलब उसी में CC2 पुलिस स्टेशन को दिया, जो सात डिंडोसी पुलिस स्टेशन है उनको दिया। और उसमें ये लिखा कि भाई डेवलपर ने यहाँ पे बिना ओसी के पूरी बिल्डिंग को अलॉटमेंट कर दिया है, जो कि लोगों के लिए खतरा है। अगर वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट, आगजनी होती, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस समय ये बिल्डर जिम्मेदार रहेगा। इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन को दे दी है। हमने उस चीज़ पे अपील फाइल किया। हमने वहाँ पे अपील में जब हमारी हियरिंग हुई तो हमने ये कहा कि सर, हमने यहाँ पे पूछा कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया है। जब से आपको पता चला कि भाई आप बिल्डर ने ओसी नहीं लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को पोजीशन दे दिया है, ना वहाँ अलॉटमेंट हुआ है ना ओसी हुई है, तो आपके डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई किया। अब यहाँ पे एक जैसे कहते ना, समझ लीजिए वो एक सरप्राइज है या कोइंसिडेंस। एक सरप्राइज देना चाहते थे या कोइंसिडेंस। जो अधिकारी है उन्होंने 28 तारीख को रिप्लाई दिया, आरटीआई का रिप्लाई दिया, और 28 तारीख को ही वो लेटर निकाला है डेवलपर और पुलिस स्टेशन को। डेवलपर और पुलिस स्टेशन को 28 तारीख को ही लेटर निकाला है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि सर, आरटीआई सेक्शन 2F में कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो दी जाएगी। अगर नहीं है तो सेक्शन 7-8 में उसका रीजन दिया जाएगा कि क्यों अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन बना के देना, ये कौन अब नई टेक्निक है, मुझे बताइए। क्योंकि 28 तारीख को आप लेटर रिलीज कर रहे हो और 28 तारीख को ही आप डेवलपर को बता और मुझे दे रहे हो, तो कैसे। तो उन्होंने कहा सर, पहले भी बनाया होगा लेटर। मतलब सर, इस पर 28 तारीख का स्टैंप है। बताओ, 28 तारीख को आपने इशूड किया है, अभी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ना बिल्डर के पास भेजा, ना पुलिस स्टेशन गया, आपने डायरेक्ट मुझे बना के दे दिया।
बिना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए आप किसी को कॉपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिसके नाम की नोटिस है पहले उसके पास पहुंचनी चाहिए। 28 तारीख का है तो आप कम से कम 1 या 2 तारीख के बाद अगर मुझे देते तो मैं समझता था कि भाई आपने उनको देने के बाद मुझे दिया, लेकिन आपने ये लेटर बना के मुझे खाली थमा दिया है, यानी मुझे मिसलीड किया गया है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर उसके ऊपर कोई नोटिस निकाला गया तो नोटिस की कॉपी दो। तो सर आपने नोटिस तो निकाला नहीं है, लेटर निकाला है। अब वहाँ पे जो अपील अथॉरिटी असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनका कहना है कि यार हम लोग कौन से कानून में कार्रवाई करें ये समझ भी नहीं आता है। कि दोस्तों देखिए, उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है, उनको जो अधिकार क्षेत्र मिलेगा उस अधिकार में काम करेंगे। यहाँ सरकार ने यह अधिकार मतलब कानूनी अधूरा बनाया है। अब जैसे मैं आपको ले चलता हूँ बीएमसी की प्लानिंग अथॉरिटी है, बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग का परमिशन देते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी अगर वायलेशंस होता था, चाहे एफएसी का वायलेशंस हो, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, इलीगल ऑक्यूपेंसी हो, तो वहाँ पे बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट एक्शंस लेता था। लेकिन तकरीबन 2014 के अंदर एसओपी निकल गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर बीएमसी में जो वार्ड के असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री है, उनको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिया गया, उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग प्रपोजल में अब जो भी कुछ वायलेशंस होंगे, जो भी है, तो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट उस अधिकारी के पास भेजेगा कि भैया ये बिल्डर ने गलत काम किया, इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, जो कानून में दिया गया है। अब अगर इनको इलीगल खाली कराना है तो भाई उसके अंदर एमएमसी एक्ट आ जाता है, 354 आता है, 351 आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्लम एक्ट में सेक्शन 33 इविक्शन है। तो भैया इविक्शन जब लोगों को आप घर के बाहर करोगे तो जाएंगे कहाँ? फिर पेनल्टी, मैंने बोला सर पेनल्टी मतलब कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, पेनल्टी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि भैया देखिए, जो जहाँ डर नहीं है वहाँ पे कोई भी काम करने से डरेगा नहीं, डर के आगे जीते। जैसे हमारे प्रभु रामचंद्र जी ने भी 3 दिन समुद्र में नाश्ता नहीं दिया तो उन्होंने बाढ़ निकाला, जब धनुष चढ़ाए तो समुद्र जी आ गए। क्यों? डर के मारे कि अगर प्रभु रामचंद्र जी का बाण उस समुद्र में लग गया, समुद्र सूख जाएगा और जिससे सृष्टि विहीन हो जाएगी। इसके लिए उनको आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं ना, भय बिन होय न प्रीत। तो यहाँ पे जो कानून बना है उसमें बिल्डर के लिए डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो एक्शन ही नहीं ले सकते। तो अधिकारी करे क्या? उन्होंने बोला हमारे अधिकार क्षेत्र में जितना था हमने उनको वहाँ भेज दिया, पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन का काम है उन पर कार्रवाई करें। अब पुलिस स्टेशन का कहना है कि भैया मैं कार्रवाई कौन से सेक्शन में करूं, क्योंकि उनको भी तो कानून लगेगा। अब पुलिस स्टेशन क्या है? पुलिस स्टेशन भारतीय दंड न्याय संहिता इसके ऊपर चल रही है। अब पुलिस स्टेशन तो एमएमसी एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी। अगर एमआरटीपी होता तो डिपार्टमेंट भेजता था, डिपार्टमेंट करता था। अब अधिकारी वहाँ पे जाए, स्टेटमेंट दर्ज कराए लेटर के बाद, तो वहाँ पे कुछ बात बने। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इस पे अधूरा कानून बना के छोड़ा है, जो कि अधिकारियों ने बोला कि सर ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा इशू है। ये मैं भी मानता हूँ, मतलब सर यहाँ पे एक का प्रॉब्लम नहीं है, एक का प्रॉब्लम नहीं है। उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं, तकरीबन सेल बिल्डिंग और रिहाब बिल्डिंग मिला के, सेल बिल्डिंग रिहाब बिल्डिंग मिला के तकरीबन 200-250 लोग हैं, ज़्यादा भी होंगे। मैं स्क्रीन पे बिल्डिंग का फ़ोटो लगा रहा हूँ, उस फोटो में देखिए कि बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग है, तो भाई इतने लोग होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कल अगर वो बिल्डर भाग गया या कुछ अलग ही हो गया और इस बिल्डिंग को ओसी नहीं होगी, तो उस बिल्डिंग में जितने लोग रहने वाले सब इंक्रोचर कहलाएंगे, उनका खुद का मकान नहीं रहेगा और उसमें जो भी खरीदी बिक्री करेगा वो फंसेगा, वो फंसेगा। क्योंकि बिल्डिंग का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ना बिल्डिंग का पोजीशन हुआ है।
यहाँ पे इल्लीगल तरीके से बिल्डर ने इसको ऑक्यूपाई कराया गया है। तो वहाँ की पब्लिक को भी इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा जागरूकता लाना चाहिए और डिमांड करना चाहिए बिल्डर को कि भैया हमारी बिल्डिंग को ओसी लो और हमको लीगल वे से अलॉटमेंट करवाइए, लीगल वे से अलॉटमेंट करवाइए। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ पे जो भी पानी वगैरह जो भी है, जो भी सुविधाएं हैं, डबल चार्ज लेगी बीएमसी, डबल चार्ज पे दिया जाएगा उनको। ये पहले आप ध्यान रखिए, क्योंकि बीएमसी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ग्राउंड पे पानी दे रही है। ह्यूमिडिटी ग्राउंड पे देने का मतलब है डबल चार्ज लेगी वो। जिस बिल्डिंग को ओसी नहीं है, पहली बात तो उसको पानी देने का कोई रूल नहीं बनता है, लेकिन बीएमसी यहाँ क्या करती है कि भैया चलिए हम देंगे लेकिन हम डबल चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी तकलीफ है। अब सरकार इसके ऊपर क्या कानून बनाता है मुझे नहीं, लेकिन अधिकारियों ने वहाँ पे बोला कि सर इस चीज़ की पीआईओ को बोला कि इनका जो भी प्रॉब्लम है लिख के रखिए, लिखिए और इस चीज़ को हायर अथॉरिटी के पास भेजिए कि भाई इसके लिए कोई कानून बनाया जाए, हम क्या एक्शंस लें। क्योंकि इनका कहना भी गलत नहीं है ना, क्योंकि हमारी लड़ाई एक के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उन सभी के लिए है जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। प्रॉब्लम ये होगा, बिल्डिंग जब तक, मैंने पहले भी वीडियोस बनाया था, बिल्डिंग जब उसी मिल जाती है तो बिल्डिंग लीगल हो जाती, भले बिल्डिंग प्लान से बनी है, भले प्लान अप्रूव्ड है, लेकिन ओसी नहीं है, तब तक उस बिल्डिंग को लीगल नहीं माना जाएगा। चूंकि बिल्डिंग बनाई गई है प्लान के हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से बनी है, लेकिन उसमें रहने के लिए परमिशन अभी तक डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। इसके लिए वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब इंक्रोचर कब्जेदार हैं। वहाँ पे कोई वहाँ पे मालिक नहीं है खुद के घर का, ये पहले आप ध्यान रखिए। अगर आज आप जागरूक नहीं हुए, मैं उस बिल्डिंग के लोगों को कहना चाहता हूँ, आज आप अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। उस बिल्डिंग के लिए कल कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे ओसी की जरूरत पड़ेगी। बिल्डिंग को ओसी नहीं है, आप घर के मालिक नहीं है, आप कब्जेदार, आपको घुसखोर बोला जाएगा। इसको जो बोलते हैं ना, घुसखोर नहीं, उसको घुसपैठिए बोला जाएगा। तो ये चीज़ समझिए और आप लोगों को यूनिटी बना के पहले उसको क्लियर करवा के बिल्डर पे प्रेशर डाल के ओसी लेके अलॉटमेंट करवाइए सर, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और ये सेम चीज़ सेल बिल्डिंग में है। आज सेल बिल्डिंग में जो लोग बने हैं, बैठे हैं ना, कि उनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी, मैं लिख के देता हूँ, सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो अलग बात है कि वो पैसे खिला के कुछ करके ले, लेकिन लीगल वे पे सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक कि बिल्डिंग को ओसी नहीं है। तो दोस्तों इसको समझिए, यहाँ पे एक अधूरा कानून बना के सरकार ने दे दिया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऐसे कई डेवलपर्स हैं जो जबरदस्ती अंदर घुसा देते हो, ओसी लेते नहीं। अब मुझे बताइए सरकारी स्कीम का फायदा क्या? सरकारी स्कीम का फायदा क्या, जहाँ पे बिल्डर अपनी मनमानी करता हो। सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए हर बिल्डर को, और स्कीम में एक नया कानून डालना चाहिए सारे में कि भैया अगर आप बिना परमिशन ऑक्यूपाई करते हो तो आपको दंड के साथ में उस पर दंड ज़्यादा रखिए, 10% 15% पूरे प्लॉट का रखिए, वो दंड भरना पड़ेगा और रेगुलाइज करना पड़ेगा। और फिर भी आप नहीं सुनते हो, तो आपको ऊपर एफआईआर किया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। और जो इस ओसी वगैरह के लिए खर्चे हैं वो आपसे वसूल किए जाएंगे और उन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो है, इस चीज़ को आपको भी समझना है कि कहीं आपके साथ कोई बिल्डर ऐसा ना करे। इसके लिए आपको सतर्क होना है, जागरूक होना है कि भैया घर में जाने के पहले ये सोचते ओसी है या नहीं है। जब बिल्डर अलॉटमेंट करता है तब आरटीआई डाल के पूछिए भैया ओसी कहाँ है इनकी, जब ओसी नहीं है तो फिर ये पोजीशन कैसे देगा। अलॉटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन की ओसी रहेगी तो ही आप पोजीशन लीजिए। बिल्डर क्या करता है, भाड़े बचाने के लिए पोजीशन दे देता है, फिर आप तड़पते रहो, कल को भाग गया। आप समझिए वहाँ दोनों बिल्डिंग। अभी पहली तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो इस सारे के रूल के हिसाब से, अब इस सारे के अधिकारियों की गलती कहाँ है? इस सारे के अधिकारियों की गलती वहाँ आती कि जहाँ बताया गया है कि जब आप शुरुआत करते हो बिल्डिंग की
तो बिल्डिंग की शुरुआत में आपको 1:1 का 1.5 का रेशियो दिया जाएगा, ताकि आप रिहैब जो सेल बिल्डिंग है का खाली ढांचा खड़ा कर सके, बॉक्स। आप इंटरनल कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद जब रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है और उसको अलॉट रिहैब कर दिया जाता है, तो रिहैब करने के बाद आपको 1:0.9 का रेशियो का मिलेगा। और उसके बाद बाकी जो 10% है वो आप जो पूरा क्लियरेंस कर देंगे, जो भी ड्यूज गवर्नमेंट के होते हैं वो क्लियर कर देंगे, एनओसीज वगैरह, तब आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एसआरई डिपार्टमेंट ये नहीं देखा कि 20-20 माले के टावर खड़े हो गए, तो बताइए आपने सीसी कैसे दिए? फिर उसको सीसी कैसे दिया? आपने देखा नहीं, आपने विजिट नहीं किया। तो यहाँ पे एसआरई के अधिकारियों की भी गलती है, पूरी तरह गलती है। और इनकी गलतियों की वजह से आज वो जो भी 200-250 लोग हैं, उनके परिवार वालों के लिए वो तकलीफदेह है। उनके परिवार वालों के लिए तकलीफदेह है कि जो अधिकारी ने काम किया, अपना काम गांधी जी लेके निकल गए, लेकिन जो अधिकारी आएगा वो फंसेगा। क्योंकि उसको ये चीज़ अगर नहीं क्लियर करता है, तो आने वाले समय में अगर यहाँ पे कोई भी पिटीशन कोर्ट में फाइल होती है, तो कोर्ट का डंडा तो इनको गिरने वाला है पक्का। जहाँ पे इतने सारे लोगों के अधिकारों को हनन किया गया। तो दोस्तों, इस सरकार में इस चीज़ के ऊपर कोई कानून निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकालते तो बिल्डर अपनी मनमानी करना बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस बनाया भी नहीं और कमेंट देखे भी नहीं। आप लोगों को जो भी कमेंट्स होंगे वो कमेंट कीजिए, और पहले की जो भी कमेंट है पिछले देखा हफ्ते की, मैं उसमें जो भी ज़रूरत रहेगा, जो भी ज़रूरी है उसको मैं कमेंट भी करूँगा। और हो सकेगा तो बड़े इशू है तो मैं वीडियोस भी बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।